हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो फ्रेंड्स, फिर से हम एक बीपीएससी के लिए नया पब्लिकेशन का सेट लेके आ गए हैं, जो कि आपका इम्तिहान टेस्ट सीरीज़ का है। ठीक है, टोटल इसमें 10 या 11 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। इसे आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी पीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 150 क्वेश्चंस दिए होते हैं बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में, और हर एक सब्जेक्ट से आपको दिखा दिया गया है। यहाँ पे देखिए कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। हिस्ट्री से आपको 35 दिखेंगे, करंट अफेयर से 25 है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी से 20 है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी सर्वे वगैरह हो गया, ये सबसे 15 क्वेश्चंस हैं। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से 15 है, जनरल साइंस 30 है, मैथ एंड मेंटल एबिलिटी मिला के 10 है। तो इसी तरीके से आपका बीपीएससी में क्वेश्चंस रहते भी हैं। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। इससे पहले हम आप लोगों को जो परम आईएएस का था 5 प्रैक्टिस सेट, उसे भी समाप्त करवा दिए हैं। कल उसे भी कंप्लीट करवाए थे। और इडुटेरिया का एक नया प्रैक्टिस सेट आया है, जिसे हम आज तो नहीं मिल पाया था मार्केट में, मतलब कल नहीं मिल पाया था, और आज अगर मिलता है तो शाम तक मैं लेके आऊँगी, फिर आप लोगों को उसका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा दूँगी। ठीक है, तो कल से उसे भी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज इम्तिहान के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। और क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं और आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप लोग वहाँ से सेट लगा लीजिएगा। और सेट लगाने के बाद आंसर आप लोग वीडियो के माध्यम से मिला लीजिएगा। देखिए, आप लोग डिस्कशन के लिए बोलते हैं कि मैम आंसर दे दीजिए, तो आंसर में क्या है कि डिस्कशन के साथ दिया हुआ है। ठीक है, जो कि आपका 20 से 25 पेज का होगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन वाला। आप बताइए कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि पीडीएफ से पढ़ते होंगे। पीडीएफ एक्सप्लेनेशन है बहुत बड़ा बड़ा है, जो कि आप लोग पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो जो इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होते हैं वो वीडियो के माध्यम से हम दे देते हैं। तो अगर 1 घंटा का वीडियो हमारा होता है तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन भी तो इंक्लूड किया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को देख के सुन सकते हैं, आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? अगर 1 घंटे का वीडियो है, स्पीड कर लीजिए, नहीं हो रहा है तो 2.5 पर देख लीजिए, है ना। उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें तो सबसे आसान लगता है कि अगर कोई पीडीएफ दे पढ़ने के लिए और उससे सब वीडियो से पढ़ ले। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। अगर नहीं, आप लोग को अगर कमेंट ज़्यादा रहा कि पीडीएफ दे दीजिए, तो फिर हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो वयोवृद्ध सचिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी सदस्य चुना गया था वो जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इस सभा में एक मत से सबसे वयोवृद्ध सदस्य सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आंसर आपका सी करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये कथन आपका बिल्कुल, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन आपका क्या है, गलत है या सही है? चलिए देखते हैं आगे, और भी कथन पढ़ते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। आप बताइए कौन सा आंसर आपका सही है, कौन सा गलत है? आपका आंसर गलत 1 है। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर तो सही है, लेकिन 44वां नहीं 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। दैट मीन्स कि आंसर आपका 1 करेक्ट है, क्योंकि गलत आंसर चुनना था, इसलिए 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो देखा जाए, दिया है भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। संबंधित राज्य के राज्यपाल। भारतीय संविधान का भाग 9 का खंड क और अनुच्छेद 243 का घ के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य में नगर पालिका के सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करने का अधिकार हमारे राज्य के राज्यपाल का होगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन गया? तो 69वां संविधान संशोधन
1969 में संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इसे संघ राज्य क्षेत्र में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखिए। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग CVC है ना, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? संथानम समिति। देखिए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने की एक प्रमुख संस्था है और इसकी जो स्थापना होती है 1964 में होती है। ये संथानम समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। और अब बता दीजिएगा आप इतना कुछ बताने के बाद कि ये कैसी संस्था है, संवैधानिक है, संवैधिक है या गैर संवैधानिक है, ये कैसी संस्था है? कमेंट करके आप लोग जरूर इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिनका आंसर सही होगा हम उनके आंसर को पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न देखिए, सही मिलान करें। मौलिक अधिकार, सही मिलान करना है इसमें आपको। मौलिक अधिकार, संघ शक्ति समिति, भाषाई प्रांत आयोग, कार्य संचालन समिति। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे मौलिक कर्तव्य के, उस मौलिक अधिकार के। उसके बाद है संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू थे। भाषाई प्रांत के SK धर थे, जो सभा के सदस्य नहीं थे SK धर। एंड कार्य संचालन के हो जाएंगे डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है। तो 2 1 3 4 आपका जो मिलान है वो करेक्ट है। 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपने कार्यों का संचालन जो है विभिन्न आयोग समितियां और उप समितियों के माध्यम से किया गया था, ठीक है, जिसमें कि आपने देखा कि जिसका मिलान सही था उसे मैंने मैच कर दिया। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की जो अवधारणा है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसके अतिरिक्त अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि ग्रहण किया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 8 नंबर, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जो कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। वहीं 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। तो आंसर आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय इज द बी आंसर करेक्ट होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। इसी अवधारणा को विस्तार देने के लिए 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसे 1 अप्रैल 2010 को पूरा किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किया गया है और CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए उनके अकॉर्डिंग होता है। केंद्र सरकार के लिए यह केवल लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं, लेकिन राज्य सरकार के लिए ये लेखा एवं लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करते हैं। यह अपनी रिपोर्ट केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति एवं राज्य स्तर पर राज्यपाल को सौंपता है। तो प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को। वहीं कैग के लेखा परीक्षक प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। तो सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 1988 में सौंपी थी। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र एवं राज्यों के विधायी, प्रशासकीय एवं वित्तीय संबंधों के मध्य उभरे मतभेद को दूर करने तथा दोनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने की सिफारिश देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारिया के नेतृत्व में, इनका पूरा नाम था RS सरकारिया के नेतृत्व में, एक आयोग का गठन किया 1983 में। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को 1988 में सौंप दी थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के संबंध किससे हैं? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर ही होती है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। वो है आपका प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय का उल्लेख है, जबकि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहीं भी आर्थिक न्याय की चर्चा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व का मुख्य संबंध ही सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से है, इसीलिए आंसर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 का संबंध है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 44 होगा समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 75 होगा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। और अनुच्छेद 74 होगा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था। तो इसमें आंसर आपका 2, 3, 4 होगा। 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी। ब्रेंट सूचकांक का संबंध है। तो ब्रेंट सूचकांक का संबंध जो होगा किससे है? तांबा के वायदा कीमतों से, सोना के वायदा कीमतों से, हीरा के वायदा कीमतों से, चांदी के वायदा कीमतों से। एक तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा, देखिए आंसर के अकॉर्डिंग आंसर आपका ई हो जाएगा। ब्रेंट सूचकांक का संबंध जो है इसमें से किसी से नहीं है, बिकॉज ये जो है पेट्रोलिक पदार्थ के मासिक मूल्य से है। ब्रेंट सूचकांक पेट्रोलिक पदार्थ के मासिक मूल्य से है। आंसर आपका ई करेक्ट है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित को तरलता के घटते क्रम में सजाइए। बैंकों के पास बचत जमा, करेंसी, बैंकों के पास सावधि जमा और बैंकों के पास मांग जमा। तो बैंक के पास सबसे पहले करेंसी होगा, बी होगा। सबसे पहले करेंसी होगा बैंक के पास, उसके बाद क्या करेगा, बैंकों के पास मांग जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब जमा भी हो जाएगा फिर क्या होगा, बैंक के पास बचत खाता तो होना चाहिए। उसके बाद होगा बैंक के पास समावधि जमा, है ना, सी। देखिए बी डी ए सी किस में है, बी डी ए सी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केंद्रीय बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च किस मद में अनुमानित है? तो सबसे ज़्यादा खर्च जो 2022-23 में होता है वो हर वर्ष के तरह ही ब्याज भुगतान में 20% का, कितना 20% ब्याज भुगतान में। वहीं अगर हम बात करें कि वहीं अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में 8 है, ठीक है। करों एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा 17% है, ठीक है। केंद्रीय स्कीम में गया है, केंद्रीय स्कीम में 15% है। इस तरीके से आपका सभी का मैंने बता दिया, तो आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम को किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1975 से, जिसका पुनर्गठन 1982, 1986 और 2006 में किया गया। पुनर्गठन 3 बार हुआ, 1982, 1986 और 2006। और ये कार्य शुरू हुआ जो 1975 में, ठीक है। 2006 में कार्यक्रम के पुनर्गठन में पूरे देश के गरीबी का उन्मूलन करने और समाज के निर्धन एवं वंचित समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया गया। और 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसको हम लोग टीटीपी बोलते हैं, विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषय, गरीबी, रोजगार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनीकरण हो, पर्यावरण हो, संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा हो, समाज के कमजोर वर्ग का कल्याण हो, ये सभी विषयों को उसमें शामिल किया गया। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, क्योंकि पूछा गया है शुरू कब हुआ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में पिछले 5 वर्ष में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वृद्धि कितनी है?
तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के पिछले 5 वर्ष में कृषि एवं सहवर्ती की विकास दर 2.1% है, 2.1%। वहीं बिहार की विकास दर देखा जाए तो 2.5% है, बिहार का विकास दर है, ठीक है। और 2021-22 में देश का विकास दर जो पूछा जाए तो 7.25 होगा पूरे देश का। गन्ना का उचित व लाभप्रद कीमत का अनुमोदन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये करता है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन सी। उचित व लाभप्रद कीमत की सिफारिश कृषि लागत व कीमत आयोग द्वारा तथा अनुमोदन आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। 2021-22 में एफडीआई सबसे ज़्यादा किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो एफडीआई ने सबसे ज़्यादा कर्नाटक ने प्राप्त किया है 2021-22 में। 38% एफडीआई कर्नाटक के पास है, एंड उसके बाद महाराष्ट्र के पास है 26%, एंड दिल्ली के पास कितना है? 14% है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। भारतीय स्टेट बैंक में इसके 5 सब्सिडियरी बैंकों का विलय किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय स्टेट बैंक में 5 सब्सिडियरी बैंक, एक था एसबीएम, उसके बाद एक था एसबीटी, एक था एसबीपी और एसबीएच। ये 5 सब्सिडी का विलय 1 अप्रैल 2017 को हुआ था, 1 अप्रैल 2017 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित को मिलाइए। सब क्रांति दिया हुआ है और क्रांति से संबंधित दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो जाएगा, पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा, नीली क्रांति हो जाएगा समुद्री उत्पादन से, और स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। और मत्स्य उत्पादन से भी नीली ही क्रांति है, इसीलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आंसर आपका जो है बिल्कुल सामने सामने करेक्ट है। अगला देखते हैं, बिहार के आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी कितना लीटर उपलब्ध है? तो 70 लीटर उपलब्ध है। बिहार का आर्थिक सर्वे जो किया गया था 2021-22 के अकॉर्डिंग बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी जो है वो 70 लीटर उपलब्ध है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो आहार क्रांति की शुरुआत जो की गई थी, इसका आंसर विज्ञान भारती, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेटस फोरम के द्वारा गलत है। विज्ञान प्रसार एवं प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क, नीति आयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई ई। आंसर आपका आंसर आपका ई हो जाएगा। विज्ञान भारती एवं ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेटस फोरम द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। टेक्नोक्रेटस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इस मिशन का लक्ष्य पोषण युक्त संतुलित आहार के रूप में सभी स्थानीय फलों और सब्सिडी तक पहुंच कायम करना है। इसका ध्येय वाक्य था, दैट मीन्स मोटो था, उत्तम विचार। तो ऐसा कोई आपका जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका करेक्ट ई हो जाएगा। यहाँ देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेटस फोरम है, ठीक है, ये गलत है। इस दोनों गलत नहीं है, मतलब ये किया था और विज्ञान भारती दोनों ने मिलकर किया था ना, इसलिए आपका आंसर जो है वो ई करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान भारती, उसके बाद ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड सही है, विज्ञान भारती हो गया, एंड आपका ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेटस फोरम हो गया। ये दोनों संस्थान द्वारा मिलकर जो है इसकी शुरुआत की जाती है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 2.6% अनुमानित है। राजस्व घाटा देखा जाए, राजस्व घाटा तो 3.8% है 2022-23 के अनुमानित। राजकोषीय 6.4 है, प्रभावी राजस्व घाटा 2.6 है, और प्राथमिक घाटा 2.8 है। तो क्वेश्चन आपसे क्या है कि प्रभावी राजस्व घाटा, तो 2.6 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 27 नंबर। वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात किस देश में सर्वाधिक रहा है? तो वर्ष 2021-22 में भारत का निर्यात जो है ये सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है। ये अप्रैल से नवंबर 2021-22 का रिपोर्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रहा है वो 18.4% रहा है। हांगकांग का देखा जाए तो 2.8% रहा है। चीन का पूछेगा कि चीन का कितना रहा, तो 5.9% तो चीन का था। उसके बाद
चीन के बाद यूएई का था 6.6%। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 19.2% है, जो आपके ऑप्शन में ही नहीं है। सेकंड द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा 19.5%, और तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होता है 61.2%। तो आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 8वें वर्ष में उनके अवशेषों पर राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। और महात्मा बुद्ध एवं भगवान महावीर की मृत्यु 483 में और 468 ईसा पूर्व। तो भगवान बुद्ध की 483 और भगवान महावीर का 468 ईसा पूर्व हुआ था, और अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। अजातशत्रु के समय ही राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व आयोजन किया गया था, और प्रथम बौद्ध संगति के दौरान सूत पिटक और विनय पिटक की रचना भी की गई थी। पटना में 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित किस अंग्रेज के अधिकारी ने दबाया था? तो पटना में जो दबाने वाला था वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। 3 जुलाई डेट है, 3 जुलाई 1857 को पटना में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह होता है, और इस विद्रोह का दमन पटना के कमिश्नर विलियम टेलर के कठोरता से किया गया। वहीं 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर एवं दानापुर सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, और दानापुर के विद्रोही सैनिक जगदीशपुर के जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह से मिले और उन्होंने अपना नेतृत्व सौंप दिया। फिर 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिले में मार्शल लॉ लगा दिया। 32 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित रचनाओं और उसके लेखक के जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित आंसर की बात करें तो विक्रमादेव चरित्र विल्हन, मुंसिक वंश अतुल, राजतरंगिणी कलहन, रामचरित संध्याकर नंदी। तो इसमें से आंसर आपका ई हो जाएगा। आंसर जो है वो आपका ई हो जाएगा। देखिए सभी विकल्प सुमेलित दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। बलमन ने रक्त एवं लौह की नीति किसके खिलाफ अपनाई थी? एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि बलमन ने रक्त और लौह की नीति जो किसके खिलाफ अपनाई थी? तो दिल्ली की सीमा तक लूटपाट करने वाले के खिलाफ। बलमन के समय दिल्ली के निकट रहने वाले मेवातियों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो दिल्ली सरकार की सीमा तक लोगों को लूटने लगे थे, और इन तत्वों से निपटने के लिए बलमन ने ये नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों और निजाम ने मैसूर का साथ दिया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज और मैसूर राज्य के मध्य 4 युद्ध होता है, जिसमें कि एक होता है 1767 से 69 तक पहला, फिर 1780 से 1784, फिर 1790 से 94, और फिर 1799 में एक लास्ट युद्ध होता है 1799 में। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठे और निजाम हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। उसके बाद दूसरे में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में हैदर अली के साथ किया। तीसरे युद्ध में पुनः मराठों और निजाम अंग्रेजों के साथ चले गए। चौथे और निर्णायक युद्ध 1799 में अंग्रेजों का कब्जा मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर हो गया, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो आंसर आपका बी करेक्ट है। अगला देखिए, प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने किस कारण से 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया? तो विश्व युद्ध में बिना सलाह भारत को शामिल करने के कारण जो है प्रांतों की कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। 36 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 में समझौता संपन्न होता है, और इस समझौते के तहत हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी, और साथ ही भारतीय को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की थी?
तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे, इन्होंने मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार सर सैयद अहमद खां ने दिया। मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर 1933 ईस्वी में नाउ और नेवर पेरिश फॉर एवर नाम अपने पॉम्पलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़कर निर्मित किया। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया? तो अवंती को शिशुनाग वंश ने। किसने? शिशुनाग वंश ने। मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश का शासनकाल में अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि अपने प्रारंभ में बौद्ध संघ की महिलाओं में प्रवेश वर्जित था। फिर उनके अपने प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके विशेष आग्रह पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश देने के लिए राजी हुए। फिर जाके बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और द्वितीय महिला आम्रपाली थी। अली गौहर ने 1760 में बिहार के किस नगर पर घेरा डाला था? पटना पर घेरा डाला था। वर्ष 1760 ईस्वी में तत्कालीन मुगल शहजादा अली गौहर, जिनका नाम था शाह आलम द्वितीय, ने बिहार में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापन के लिए पटना पर घेरा डाला था। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय महिलाओं का दयनीय स्थिति पर पंडिता रामाबाऊ ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की? हाई कास्ट हिंदू वुमेन। सर यहाँ पे लिखा हुआ द है ना, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। ऑप्शन नंबर ए, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन पंडिता रामाबाई की पुस्तक है, जिन्होंने 1887 में लिखा। मदर इंडिया कैथरीन मेयो 1987 में। मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? कैथरीन मेयो की पुस्तक है, 1987 में लिखा गया था। इंडियन वुमेन फ्रांस पार्टी टू मॉडर्निटी, ये पुस्तक जो है B.R. नंदा की है। उसके बाद वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर VC लॉ की पुस्तक है, 1927 में लिखा गया था VC लॉ के द्वारा। वुमेन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर 1927 में। अगला देखते हैं 42 नंबर, कौन सा युग सही सुमेलित है? देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के समय 1877 में, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इंडियन रेलवे की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय होती है? नहीं, ये जो इंडियन रेलवे की शुरुआत होती है वो लॉर्ड डलहौजी के समय और 1853 में होती है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे की शुरुआत। सती प्रथा विलियम बेंटिंग के समय होता है 1829 में। उसके बाद भारत की द्वितीय जनगणना लैंसडाउन के समय होता है 1891 में। तो आप बताइए कि आपका सुमेलित कौन सा नहीं है? तो सुमेलित कौन सा है? तो सही सुमेलित केवल एक है, आंसर ए हो जाएगा। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन किस नेता का है? तो लाला लाजपत राय की ये कथन है। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, यह कथन लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और ऐसे प्रथम भारतीय नेता थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया। और साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं, ये कथन उन्होंने कहा। हाल ही में लॉन्च की गई जलदूत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो लॉन्च की गई जलदूत ऐप का उद्देश्य है गांव में कुओं के जल स्तर को मापना। ऑप्शन नंबर डी, गांव में कुएं के जल स्तर को मापना। ये ऐप जो है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। जलदूत ऐप भारत के ग्रामीण इलाकों में जो कुआं है उसके जल स्तर को मापने के लिए विकसित किया गया है। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया है कि इक्ता का क्षेत्रीय अनुदान, इक्ता धारक को मुक्ति कहा जाता था। राज्य की सेवा के बदले अधिकारी को इक्ता भूमि दी जाती थी। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था। नहीं, इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। असत्य कथन ढूंढना है। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, ये कथन गलत है। इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो होती है वो इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। मुक्ति को इक्ता की आय वसूलने की जिम्मेदारी थी। वह प्रशासनिक प्रमुख का कार्य भी करता था।
मुक्ति राजस्व में से निजी वेतन और अपने द्वारा नियुक्त सैनिक के वेतन के बराबर भाग को अपने पास रखकर शेष राशि को शाही खजाने में जमा कर देता था। इसलिए आपका डी आंसर गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? पटना में होती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में होती है। इसके महासचिव थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नरेंद्र देव जो थे, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे। अन्य सदस्य इसमें थे राम मनोहर लोहिया, बसावन सिंह, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, ये सभी अन्य सदस्य थे। अगला है पूना समझौता पर इन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे। एक तो BR अम्बेडकर और एक मदन मोहन मालवीय। ये दोनों जो थे उन्होंने पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अधिनिर्णय की घोषणा की और इस घोषणा के तहत दलितों को अल्पसंख्यक मानते हुए हिंदू से अलग कर प्रांतीय विधानमंडल में 71 सीट दी गई और इस घोषणा का गांधी जी ने विरोध करते हुए पुणे की यरबदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय और अन्य नेताओं के प्रयास से गांधी जी और VR अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिस पर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। उसे ही पूना समझौता कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मौर्य काल में प्राच्य पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। मौर्यकालीन प्रांत की राजधानी प्राच्य पर पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र थी। उत्तरापंथ का पूछा जाए, उत्तरापंथ का तो याद रखिएगा तक्षशिला था। तक्षशिला उत्तरापंथ का था। उसके बाद तोसली की बात करें तो तोसली कलिंग का था। कलिंग का तोसली था। और अवंती उज्जैनी दक्षिणापथ का स्वर्णगिरी। तो ऑप्शन आपका जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव और 24वें तीर्थकर महावीर थे। जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है। जैन धर्म का विभाजन दो भाग में बंटता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेत वस्त्र पहनने वाला स्थूलभद्र के अनुयायी थे श्वेतांबर और नग्न रहने वाले भद्रबाहु के अनुयायी थे जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। बाजार नियंत्रण की नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी भूमि की पैमाइश कर लगान वसूल करने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने दो कर भी लगाया था। एक कर चराई कर जो कि झोपड़ी पर लगाया एक चराई कर अलाउद्दीन ने चराई घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था और एक था दुधारू कर जो कि दुधारू कर दो कर था। उसके बाद अलाउद्दीन ने दीवान मुस्तक राज विभाग की भी स्थापना की थी। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था। तो दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था निजाम उल मुल्क आसफ जाह को। ऑप्शन नंबर डी। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। औरंगजेब के बाद के नवाबों में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और फाइनली 1722 से 1724 तक मुगल साम्राज्य का वजीर भी था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्य की सेना की स्थिति क्या होती है? भंग कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक भारत में सहायक संधि की शुरुआत की थी। इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों की सेना भंग कर दी जाती थी। राज्य में ब्रिटिश सेना रखी जाती थी जिसका खर्च राज्यों को वहन करना होता था और इसके साथ ही राज्यों की बाहरी मामलों में भी प्रभुता समाप्त हो जाती थी। सबसे पहले सहायक संधि 1798 में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता कहा जाता है। तो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या फिर आधुनिक भारत के नेता किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1809 में एक्केश्वरवाद को उपहार नामक पुस्तक की रचना किए थे और 1814 में उन्होंने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना और मूर्ति पूजा, जाति प्रथा की कठोरता आदि कुरीतियों का विरोध भी किए थे। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है
और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा कर दिया जाता है। तो ये सभी कथन आपका राजा राम मोहन राय के बारे में था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी आधुनिक नालंदा जिला स्थित बिहार शरीफ में थी। इस राज्य और इसकी तत्कालिक राजधानी का नाम बिहार इसी काल में पड़ा था। बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी महाबिहार यहाँ स्थित था। तुर्कों ने इस नगर को अर्ज विहार यानी बिहारों की भूमि कहा था। अगला है मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत का तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है 1206 से 1270 तक गुलाम वंश। फिर खिलजी वंश आता है खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक गुलाम वंश, खिलजी वंश। फिर आता है आपका तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर लोदी वंश 1414 से 1450 तक। फिर लास्ट आता है सैयद वंश 1450 से 1526 तक। तो क्रम आपका एक करेक्ट है, 1 4 2 5 3। किस उत्पाद को खाद्य श्रेणी में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई का पुरस्कार दिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हैदराबादी हलीम, ऑप्शन नंबर सी। हैदराबादी हलीम ने भारत के सबसे लोकप्रिय भौगोलिक जीआई टैग श्रेणी के तहत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021-22 जीता है। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई और अन्य विजेता देखा जाए तो कृषि में कंधमल हल्दी जो उड़ीसा का है, हस्तशिल्प में तंजावुर का आर्ट प्लेट तमिलनाडु का, और प्रकृति में चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश का। इसे तीनों को याद रखिएगा। इस महिला को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। तो वो मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया और उन्होंने यहाँ पे जो है तिरंगा को पहली बार फहराया था विदेशों में। रहनुमाई मजदयान सभा किस धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन था? पारसी धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था। रहनुमाई मजुमदार सभा 1851 में इसकी स्थापना मुंबई में होती है। नेतृत्वकर्ता एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौंजी नौरोजी ये सभी थे। वहीं आपका राष्ट्रगोप्तगार यानी सत्य बताने वाला नामक पत्र की शुरुआत इसी आंदोलन के दौरान हुई थी। राष्ट्रगोप्तार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। किसके द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो अकबर शाह द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। अकबर द्वितीय के शासनकाल में 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिए। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो होती है वो एम वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कब होती है? 1884 में। उसके बाद मद्रास महाजन हो गया। पूना सार्वजनिक महादेव गोविंद रनाडे इनकी अध्यक्षता में होती है। गोविंद रनाडे कब होती है? तो ये होता है आपका 1867 में। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना होती है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में और बंग भाषा प्रकाशक की स्थापना होती है 1836 में। तो आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन स्ट्रगल निम्न में से किस राजनेता की पुस्तक है? इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। इसका प्रकाशन 1934 में किया गया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। जब 1940 में लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक राज्य यानी पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था। पाकिस्तान नाम चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिहार में द्वंद्व शासन व्यवस्था इस वर्ष लागू हुआ था। तो बिहार में द्वंद्व शासन व्यवस्था 1765 में लागू होता है। 1764 में बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडियन कंपनी की विजय के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का दीवानी प्रदान करता है और बिहार में द्वंद्व शासन वारन हेस्टिंग्स ने 1765 में शुरू किया और द्वंद्व शासन की समाप्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। 64 नंबर प्रश्न है आपका कि बौद्ध ग्रंथों को किस मगध शासक का उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद।
पुराणों में महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा जाता था, सर्वक्षत्रांतक कहा जाता था। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर दिया और नंद वंश की स्थापना की। उसे एकराट भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पटना में 1857 विद्रोह की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो पीर अली के नेतृत्व में होती है। 57 की जो युद्ध होती है उसमें पटना में पीर अली थे। पटना में 1857 का विद्रोह 3 जुलाई को होता है और पीर अली की गिरफ्तारी 4 जुलाई को होती है। पीर अली को फांसी 7 जुलाई को और पटना का कमिश्नर टेलर था उस समय। 122 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस स्केल में क्या होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला आता है CY100 बराबर F-32/180। अब देखिए इसको चेंज करना है आपको, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले CY100 पता नहीं है, सी ही आपको फाइंड करना है। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है आपका कितना, 122 दिया हुआ है ना, 122 - 32/80। चलिए अब इसको फाइंड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 90/100। C बराबर C100 बराबर, आप क्या कीजिएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 180 आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2C बराबर 100 होगा, C बराबर 50 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका, जो आंसर में ही नहीं है, आंसर ई हो जाएगा। विकल्प ए को विकल्प 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। सबसे पहले जर्मन सिल्वर की बात करें तो निकेल हो जाएगा, सोल्डर की बात करें तो टीन हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका हो जाएगा क्लोरीन और हाइपोसोडियम हो जाएगा। मैच आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो मानव तंत्र में इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी। इंसुलिन के प्राथमिक संरचना का खोज ब्रिटिश के आणविक जीवशास्त्री फ्रेडरिक सैंगर ने किया था। निम्नलिखित में से किस या किन जीव समूह में 4 हृदय चैम्बर पाया जाता है? तो 4 हृदय चैम्बर की बात करें तो स्तनधारी पक्षी एवं घड़ियाल में 4 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ हैं, जबकि कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 हृदय कोष्ठ हैं। आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पौधे में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। तो पौधे में जल के ऊपर की ओर जो गति होगी इसे रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण। रूट हेयर्स जो होता है जिसको हम लोग मूल रोम बोलते हैं, यानी कि पौधे में जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण अर्थात ऊपर की ओर चढ़ने की क्रिया को रसारोहण, इंग्लिश में इसको एसेंट ऑफ शेप कहते हैं, पानी का स्थानांतरण। और ये क्रिया जाइलम के द्वारा होती है। फ्लोएम के द्वारा फूड जो है वो दिया जाता है। दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगी? तो दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशाएं में दिखाई देता है। दोपहर के समय सूर्य के ठीक ऊपर रहता है और इंद्रधनुष नहीं बनता है। यह एक मौसम संबंधी घटना है जो पानी की बूंदों में प्रकाश के परावर्तन से होता है और अपवर्तन एवं फैलाव के कारण बनता है और इसके फलस्वरूप प्रकाश का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 72 नंबर। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदल देता है। जनरेटर की बात करें, जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वप्रथम 1952 में रूस द्वारा हाइड्रोजन बम का प्रयोग किया गया था। आयरन का अयस्क है, तो आयरन का अयस्क हेमाटाइड हो जाएगा। आयरन का अयस्क हेमाटाइड आयरन का अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसके अलावा सिटराइट FeCO3, आयरन पायराइट्स FeS2, ये सभी अयस्क हैं आयरन के। निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग नॉन स्टिक पैन के उत्पादन निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का प्रयोग हम लोग करते हैं। पीली टेट्राफ्लोरोएथिलीन PTEE टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ठोस फ्लोरोकार्बन है जिसका घनत्व 2.27 मीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है एवं गलनांक इसका 327 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका प्रयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में करते हैं। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का तना खाया जाता है। आलू का खाने वाला भाग तना है। भिंडी एक फल है। लहसुन प्याज के बल्ब एवं गाजर के मूली जड़ खाया जाता है। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, एजोला एक प्रकार का है। तो एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न है। एजोला एक प्रकार का जलीय फर्न जो है यह नील हरित शैवाल के साथ संयुक्त होकर जैव उर्वरक प्रदान करता है और ये धान के खेत में नाइट्रोजन प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है। तो WBC अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारा शरीर जो है वो बीमारी से नहीं लड़ पाएगा, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये हमारे संक्रमण की रक्षा करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। खैरा रोग होता है जिंक की कमी से, खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से लगाना चाहिए ना, आयरन की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से और घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। तो ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ऑडियोमीटर द्वारा। ऑडियोफोन की अगर हम बात करें ऑडियोफोन का, तो ऑडियोफोन यह यंत्र है या जिसे सुनने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग टाइमिंग डिवाइस है जो कि समुद्री यात्रा में अक्षांश समय के लिए प्रयुक्त होता है, क्रोनोमीटर। एनीमीमीटर की बात कीजिएगा तो एनीमीमीटर का उपयोग वायु की गति में मापने के लिए करते हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम जो होगा वो कांच में होगा। प्रकाश का वेग किसी माध्यम या फिर वस्तु में उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करता है और जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसका प्रकाश वेग उतना ही कम होगा। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 1.5 होता है, फिर जल का होता है 1.33, फिर हवा का होता है 1। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कांच में, फिर आपका हो जाएगा जल में, फिर हवा में। मोनाजाइट रेत नामक खनिज में निहित रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है। तो थोरियम होता है, थोरियम जिसे भारत का सामरिक परमाणु ईंधन के रूप में जाना जाता है। CNG संपृक्त प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से युक्त हाइड्रोजन का मिश्रण है, मीथेन का मिश्रण है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक को निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 वर्गों में विभाजित करता है, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में आकृति, पौधे की आयु, पत्तियों का विन्यास, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की मात्रा आदि प्रमुख हैं। और बाह्य कारक में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ताप एवं जल प्रमुख हैं। वैसे पौधे 85 नंबर प्रश्न है कि वैसे पौधे जो शुष्क जलवायु में विशेषता होते हैं क्या कहलाते हैं। तो उसे जेरोफाइट कहते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश में पाया जाता है उसे अनुकूलित होते हैं जिसे जेरोफाइटा कहते हैं। इसके अलावा कैक्टस भी होता है, यूफोरबिया होता है, एलोवेरा होता है, कैप्रिस, ओटापिया इत्यादि होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो यकृत में संचित होता है। रासायनिक नाम इसका रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी बीमारी होता है। इसका अगर हम स्रोत की बात करें विटामिन ए का तो सभी लोग जानते हैं गाजर, पालक है, आम है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, पपीता, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड है, यानी कि महिलाओं को स्रावित होने वाला ये हार्मोन है और ये महिलाओं के यौन लक्षणों एवं दुग्ध ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कि किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर हो जाता है। ओम मीटर जो है, एक मिनट, ओम मीटर इसकी क्या होती है? इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है डॉपलर के प्रभाव के द्वारा। किसके प्रभाव के द्वारा? डॉपलर के प्रभाव के द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता को ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर एवं रिसीवर की सहायता से किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो ऊष्मीय मान एलपीजी का ज़्यादा होगा। एलपीजी का अगर हम बात करें, एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिक होता है तो कितना होता है? 55,000 केजी हो 55,000 जो होता है किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, इसलिए आंसर आपका एलपीजी हो जाएगा।
91 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें प्रयोग होता है अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक का, ऑप्शन बी। शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है अपघटक के रूप में। नेक्स्ट है कि कोपोरा क्वाड्रिजेमेनिया का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है। तो ये मध्य भाग से है, मस्तिष्क के मध्य भाग से संबंधित है। मध्य मस्तिष्क के ऊपरी भाग 4 लोबनुमा उभारे का बना होता है, जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं, 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करता है। ये कथन क्या है? आपका कथन आपको असत्य की पहचान करना है। सही दिया हुआ है फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा में उपस्थित होता है। फाइब्रिनोजेन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहते हैं। देखिए, फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को थ्रोम्बिन कहा जाता है। ये कथन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रुधिर जमने पर पीले रंग का तरल रिशकर जो बाहर आता है उसे सीरम कहते हैं, और सीरम वास्तव में फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा होता है। रक्त में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन थर्मोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन को प्रवर्तित हो जाता है, इसलिए आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा, सही मिलान करना है आपको। सबसे पहले क्षय रोग की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। चेचक वायरस से होने वाला रोग है। दाद की बात करें तो फंगस है ये। पेचिस की बात करें तो ये प्रोटोजोआ हो जाएगा। तो आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डबल रोटी एवं बियर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं। तो ईस्ट का प्रयोग करते हैं डबल रोटी और बियर बनाने में। ईस्ट एक कवक है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, और पेंसिलिन नामक फंगस से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। 96 नंबर प्रश्न देखिएगा कि दर्पण के पीछे चांदी की कलई के व्यावसायिक रूप से किस कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग दर्पण में चांदी की कलई करने में किया जाता है। एल्डिहाइड जैसे ग्लूकोज Ag+ जो होता है एक्वाइड आयनों को धातु चांदी में काम कर देता है। वो स्वयं कार्बोक्सिलेट आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। 97 नंबर प्रश्न देखिएगा, हैवी वाटर भारत में कहाँ उत्पादित किया जाता है। तो हैवी वाटर जो है वो उत्पादित किया जाता है कहाँ पे? तो ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर ए, ट्राम्बे इज द करेक्ट आंसर। हैवी वाटर ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, जहां भारी जल का उत्पादन किया जाता है। भारत में हैवी वाटर प्लांट 8 जगह पे है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में है, कोटा राजस्थान में है, बारोदरा गुजरात में है, थाल महाराष्ट्र में, तालचर उड़ीसा में, मंगलुरु आंध्र प्रदेश में, हजीरा गुजरात में और नांगल पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से स्पर्श करता है। तो यमन, मिस्र और सूडान, ये तीनों जो है लाल सागर से स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर बी। लाल सागर एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। लाल सागर से सटे देश की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में सूडान हो जाएगा, मिस्र, इरिट्रेरिया, जिबूती है। वही अगर हम एशिया महाद्वीप में बात करें तो सऊदी अरब, यमन है जो पूर्वी तट से है, और स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, स्वेज नहर। ग्रेट लेक्स निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। तो ग्रेट लेक्स में विनीपेग शामिल नहीं है, विनीपेग। ग्रेट लेक्स 5 झीलों का सम्मिलित रूप है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशियन, ईरी और ओंटारियो, और इसमें जो है विनीपेग शामिल नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम। तो जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम सबसे ज्यादा बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोरिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थल कहाँ है। तो मोरिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थल राजस्थान में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ लिंगानुपात सबसे कम है। तो लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर में है, सबसे कम मुंगेर में है। बिहार में प्लास्टिक कारखाना निम्नलिखित में कहाँ स्थित है। हाजीपुर में। बिहार के हाजीपुर में प्लास्टिक कारखाना स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरने वाली नदी डेन्यू नदी है, जो सबसे ज्यादा देश से गुजरती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि डेन्यू नदी यूरोप का सर्वाधिक 9 देशों से गुजरने वाली नदी है। इसे यूरोप की दूसरी सबसे नदी भी कहा जाता है। नीचे दिए गए
पतन यानी पोर्ट जिसको बोलते हैं, संबंधित देश का मिलान करें। लिस्बन पोर्ट पुर्तगाल में, सॉरी इधर मिलाना है ना, लिस्बन पुर्तगाल में, कोलंबो श्रीलंका में, काहिरा आपका हो जाएगा मिस्र में, और कोपेनहेगन डेनमार्क में। ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। बिहार का द्वितीय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। कैमूर की बात करें तो 1050.56 वर्ग किलोमीटर है, वहीं पश्चिमी चंपारण का 903.34 वर्ग किलोमीटर है। तो कह रहा है द्वितीय ना, तो द्वितीय पश्चिमी चंपारण इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? खामसीन के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का विस्तार अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। यहाँ की जलवायु अत्यंत विषम है, दैनिक तापांतर भी सर्वाधिक पाया जाता है और अत्यधिक धूल भरी गर्म हवाएं, आंधियों का प्रभाव है। मिस्र में गर्म हवा को खामसीन के नाम से जाना जाता है। ताप्ती नदी का मुहाना किस सागर या खाड़ी में है? तो ताप्ती नदी का मुहाना या सागर की बात करें तो ये हो जाएगा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति बैतूल जिले मुत्ताई नामक स्थान से हुई है। यह भ्रंश घाटी में 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है? तो वो हो जाएगा आपका, एक तो उदयपुर अभ्यारण्य हो जाएगा, उदयपुर एवं वाल्मीकि उद्यान, ये दोनों जो है आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। उसके बाद कांवड़ झील, कांवड़ झील पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है, जिसे रामसर आर्द्र सूची में शामिल किया गया है। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में स्थित है। तो आंसर आपका ई करेक्ट हो जाएगा। अबरख का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है? तो बिहार के नवादा, गया, मुंगेर, जमुई अबरख के उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं 70% अबरख उत्पादन भारत में होता है, परंतु वर्तमान में चीन सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करता है। तो आंसर आपका कैमूर जो ये बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के किस जिले में बाल लिंगा अनुपात सर्वाधिक है? तो बाल लिंगा अनुपात सर्वाधिक हो जाएगा आपका किशनगंज में। ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा बारिश भी बिहार में किशनगंज में ही होता है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदियां प्रायद्वीप नदी की तुलना करें। दिया है कि हिमालयी पर्वत की नदियां अधिक लंबी है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां कम लंबी है। ये कथन आपका सही दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है हिमालय की नदियां गहरे गर्ज बनाती है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां उथली घाटियां बहती है। हिमालय की नदियां अभी अपने विकास की बाल अवस्था में है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी है। आपका इसमें से तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगला देखते हैं 114 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के मामले में देश बिहार का एकाधिकार है? तो वो है आपका पाइराइट। पाइराइट भारत में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 95% पाइराइट का भंडार मौजूद है। भारत में जलोढ़ मृदाएं कितने प्रतिशत भूभाग पर पाए जाते हैं? तो 45% भूभाग पर जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो मुंगेर में। सूची को यहाँ पे मिलाना है, चलिए मिला लेते हैं। केरल की बात करें तो डोडा बेटा। उसके बाद नागालैंड नंदा देवी हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें अनाईमुडी हो, एक मिनट सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। केरल में अनाईमुडी है ना, केरल में अनाईमुडी हो जाएगा। नागालैंड की बात करें तो शारामती हो जाएगा, शारामती। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की तो नंदा देवी। एंड तमिलनाडु की बात करें तो डोडा बेटा, है ना। ये आपका मिलान जो है वो करेक्ट है। 3, 4, 2, 1 गलत मिला दिए थे, सॉरी। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8.6% है कुल जनसंख्या का। ई शांता क्या है? तो ई शांता एक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है
जो जालीय कृषि करने वाले किसानों और निर्यातकों को आपस में जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसका देखिएगा करेक्ट, ये तीनों तो नहीं है, ईशांटा इधर दिया हुआ है डी। संघाई सहयोग संगठन की बैठक 2022 में कहां आयोजित की गई? एससीओ की बैठक जो है उज्बेकिस्तान समरकंद में 2022 में आयोजित किया गया। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस ओलंपिक में भारत के 3 कांस्य पदक जीता, ये गलत दिया है। इस ओलंपिक ये जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था। 32वां ओलंपिक टोक्यो में संपन्न हुआ था। इस ओलंपिक में भारत ने जो है 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक जीते, यानी 4 2 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आंसर आपका सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि गलत सुनना है ना, इसीलिए। अप्रैल 2022 में समाचारों की सुर्खियों में रहा गाओफेन 303 क्या है? तो गाओफेन 303 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी अवलोकन एक उपग्रह है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम जो है बिहार के पटना में बनाया गया, बिहार के पटना में। भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य है? हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट जो कि पहला राज्य है जिसने कि कागज मुक्त हो चुका है ई कैबिनेट प्रणाली में। लेमेटिए संयुक्त सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो लेमेटिए की बात करें तो ये सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि सेशेल्स के बीच संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी, भारत और सेशेल्स के बीच। अगला देखते हैं 126, बिहार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास का मॉडल बनाने के लिए चुना गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धनरई जहानाबाद को, धनरई जहानाबाद को चुना गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? 350 किलोवाट प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है बिहार राज्य में। ऑकस त्रिपक्षीय गठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ऑकस त्रिपक्षीय संगठन में जापान शामिल नहीं है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सभी शामिल हैं। निजी क्षेत्र द्वारा लॉन्च भारत का प्रथम रॉकेट है, तो निजी क्षेत्र के द्वारा प्रथम रॉकेट आपका है विक्रम एस। कुकिंग टू सेव योर लाइफ किसकी रचना है? तो अभिजीत बनर्जी की रचना है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। हाल ही में बिहार राज्य ने पंचायतों में आरक्षण प्रावधान को कब तक नहीं बदलने का प्रावधान किया है? तो 2026 तक आरक्षण को नहीं बदलने का प्रावधान किया है बिहार राज्य पंचायत ने। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण कुछ भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की तुलना 2021 में वनावरण 2.22% वृद्धि है, दो भी सही है। जो ISFR 2021 के अकॉर्डिंग ISFR 2019 की तुलना में वनावरण सर्वाधिक कम नागालैंड में हुई है, ये सही नहीं है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है, आपको कथन जो चुनना है वो सही चुनना है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृक्षावरण क्षेत्र महाराष्ट्र में है, तो सही कथन आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 133 देखिएगा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो फीफा ये स्पेन ने जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में 11 अक्टूबर से 23 अक्टूबर को हुआ और फाइनल खिताब स्पेन ने जीता है। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा, किन दो देशों के बीच संयुक्त त्रिसेना मानवीयता सहायता एवं आपदा राहत टाइगर ट्रायम्फ 2022 आयोजन किया गया? तो ये भारत और अमेरिका के बीच जो है ये टाइगर ट्रायम्फ आयोजित किया गया। 35 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कदमत समुद्र तट को इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया? तो लक्षद्वीप के कदमत को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। भारत के दूसरे CDS, पहले CDS बिपिन रावत थे एंड सेकेंड बने हैं आपके अनिल चौहान। किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रैसिका जाजिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने इसे मंजूरी दे दिया है। भारत का पहला स्वदेशी ओवरहॉजर
मैग्नेटोमीटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला स्वदेशी ओवरहॉजर मैग्नेटोमीटर को जो स्थापित किया गया है अलीबाग में। नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर प्रश्न। किस राज्य ने भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू किया है? तो इसे भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली को शुरू किया है महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। जो आंसर में नहीं है इसलिए ई हो जाएगा। अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, मलेशिया के। ऑप्शन बी ए। अब यहाँ से मैथ रीजनिंग है, आंसर बता देते हैं, एक्सप्लेनेशन हम पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे। 41 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। 43 का आंसर बी हो जाएगा। एंड 44 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर भी बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न का आंसर भी बी हो जाएगा। 46 देखते हैं, 46 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? 46 का आंसर हो जाएगा सी। 46 का आंसर सी हो जाएगा। 47 का आंसर सी हो जाएगा। और 48 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा। और 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये आपका 150 प्रश्न था, यहाँ पे समाप्त हो गया। कैसा लगा ये सेट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो लोग नए आ रहे हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।